जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 एनसीईआरटी प्रश्नावली 6.2। इस प्रश्नावली का आज हम लोग प्रश्न नंबर 5 करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग प्रश्न नंबर 4 तक कर चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है क्या? प्रश्न का जो सोल्यूशन होगा थोड़ा सा लंबा जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि जो टर्म्स जो वर्ड इसमें यूज होने वाले हैं सब क्लास 10th का है। अगर आपने क्लास 8 सही से पढ़ा होगा तो विज्ञान में मिला रहा होगा वो, लेकिन और डिटेल्स में इसकी जानकारी क्लास 10th में दी गई है। तो वहां से जो इसके वर्ड यूज होने वाले पहले आप उसको समझेंगे तो आप ये प्रश्न बहुत जल्दी से कर जाएंगे। प्रश्न आसान है, बस वो टर्मिनोलॉजी, वो शब्द, वो नियम हमें पता नहीं है, इस वजह से ये प्रश्न थोड़ा सा बच्चों को कठिन लगता है। तो पहले उस पर बात करता हूँ। प्रश्न क्या है देखते हैं। आकृति 6.27 में पी क्यू आर एस दो दर्पण है। तो यहाँ पे दिख रहा है पी क्यू आर एस, ये दर्पण है। और जब भी हम दर्पण की बात करते हैं तो दर्पण पे नीचे ऐसे साइन लगा रहता है, मतलब दर्पण के जो भी पीछे रहेगा वो पीछे के साइड ऐसे साइन लगा रहता है। उसका मतलब होता है कि पीछे पॉलिश किया गया। शीशा आप घर का देखे होंगे तो शीशे पीछे कलर किया रहता है ना, जैसे हम लोग चेहरा देखते हैं तो हाँ जो कलर किया रहता है उसी को इस हम सिंबल से दिखाते हैं ऐसे करके। तो ये दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। तो यानी पी क्यू पी आर एस के समांतर है। तो वो क्या जाएगा? पी क्यू समांतर आर एस। फिर क्या बोल रहा है? एक आपतन किरण ए बी, ये ए बी आपतन किरण है। आगे समझेंगे क्या होता है। दर्पण पी क्यू से बिंदु बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर सी डी। हमें यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है ये ए बी ये सी डी, ये समांतर करना। तो सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना है, क्या करना है? ए बी जो है वो सी डी के समांतर है और ये हमें दिया है, ये हमें दिया है। ठीक, तो जो दिया है उसका यूज करेंगे। लेकिन मैं आपसे बताया था दो चीज हमें सीखना है। तो पहले क्या सीखना है आपको, उसको ध्यान देना है। अगर हमारे पास कोई दर्पण होता है तो उस दर्पण पे आप कोई प्रकाश किरण लाएंगे। जैसे जब आप लोग छोटे रहे होंगे या फिर हम लोग पहले भी नोटिस करते थे, शीशा लेते थे, शीशे पे जैसे धूप का प्रकाश आता था तो वो रिफ्लेक्ट करके किसी दीवार पे ले जाके एक चमक देती थी। याद है कि ये भी है? तो वही चीज यहाँ पे करने वाला हूँ। अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और जहां पे टकरा रहा है उसके बाद निकल जाती है, तो जो किरण आती है उसको हम लोग आपतन किरण बोलते हैं। आपतन किरण बोलते हैं। ठीक, ये आपतन किरण हो गया। और जहां पे टकराई उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु बोला जाता है। तो आपतन किरण आपतन बिंदु हो गया। अब ये किरण जाएगी किधर को? भाई आई है तो फिर आगे निकल जाएगी, परावर्तित होगी तो, लेकिन जाएगी कहाँ? तो उसके लिए एक नियम होता है। सबसे पहले तुम देख क्या पा रहे, आपतन किरण है तो यहाँ पे एक पहले अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब आप नाम से स्पष्ट कर पा रहे होंगे। अभिलंब का मतलब क्या? परपेंडिकुलर, 90 अंश का कोण। और अभिलंब होता क्या है? जो हमारा एक प्रावर्तक पृष्ठ है, प्रावर्तक पृष्ठ मतलब जो दर्पण है, एक 90 अंश पर एक रेखा खींची जाती है, उसे हम लोग अभिलंब बोलते हैं। ये हमारा अभिलंब हो गया। कैसे खींचा जाएगा? आपतन बिंदु से, आपतन बिंदु से जाएगा और किस पर? दर्पण के लंबवत, परावर्तक पृष्ठ के लंबवत। तो ये आपतित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब हो गया। अब आते हैं, ये कोण बना रहा है। कौन कौन कोण बना रहे हैं? आपतन किरण और अभिलंब कोण बना रहे हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं आई, आई से लिखते हैं और आपतन कोण बोला जाता है। नाम से स्पष्ट है। नाम से कैसे स्पष्ट है? क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बन रहा है। तो ये हमारा जो आपतन किरण है या आपतित किरण है, दोनों बोलते हैं आपतन किरण या आपतित किरण। तो ये जो किरण आ रहा है उसके और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसको आपतन कोण बोलते हैं। अब यही हमें बताता है कि प्रकाश जाएगा कैसे, हमें यही बताता है। क्योंकि जितने अंश पे आया है उतने अंश पे जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं अगर 30 अंश का कोण बना के आया होगा अभिलंब से, तो यहाँ भी 30 अंश का कोण बनाते हुए ऐसे निकल जाएगा सेम एंगल के साथ। तो इसे बोलते हैं हम लोग कोण आर। और ये जो लाइन जा रही है इसे परावर्तित किरण कहते हैं। क्या बोला? इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। और यहाँ पे परावर्तन कोण बनता है। इतनी कहानी है। ये 10th क्लास हम लोग पढ़ेंगे तो 10th क्लास का पहला नियम यही है।
पहला हेडिंग क्या रहेगा, परावर्तन, और परावर्तन के बाद ही हमारा नियम आएगा। पहला फिजिक्स का पहला टॉपिक यही है, इतना इंपॉर्टेंट है वहां पे क्लास 10 फिजिक्स। तो हम लोग देख क्या पा रहे हैं, हमें 3 चीज सीखना है। पहले चीज क्या, अगर कहीं कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है, अगर उसका परावर्तन होता है तो पहले तो आपतित किरण आएगा या आपतन किरण आएगा। वह किरण जिस बिंदु पे टकराएगा उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। अब ये किरण जाएगी कैसे, तो कौन बताएगा, आपतन कोण। और आपतन कोण बनाएंगे कैसे, आपतित किरण जो आ रही है और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा गया, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहते हैं। तो ये आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। यही नियम हमें यहाँ पे लेना है। नियम क्या लेना है, हमें जब भी कोई किरण दिखेगी उसका परावर्तन हो रहा तो परावर्तन का नियम लगता है। तो सबसे पहले हम क्या बोले, आपतन बिंदु जहां पे प्रकाश टकरा रही है वहां पे क्या खींचना होगा, अभिलंब। तो खींचते भैया इसमें अब दूसरा ये कि प्रकाश यहाँ भी टकराई है ना भैया, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो दोनों कोण बराबर होते हैं कैसे, परावर्तन के नियम से। तो इसको मैं x मान लूंगा तो ये भी x होगा। बात तो सही, जब दोनों कोण बराबर है दोनों x ही होंगे। इधर वाला कोण क्या होगा, अगर एक y होगा तो ये भी y होगा। तो ठीक, तो मैं यहाँ पे रचना के तौर पर लिख रहा हूँ, जबकि रचना होता नहीं लेकिन लिख देता हूँ जिससे हम लोग आगे की चीजें अच्छे से क्लियर कर पाए। क्या रचना, बिंदु B तथा C पर अभिलंब खींचा। जब हम लोग अभिलंब खींचते हैं तो क्या बताया था, परावर्तन का जो नियम वहां से कोण बराबर होते हैं। इसको मैं नाम देता हूं m और n। तो देख क्या पा रहे हैं, परावर्तन के नियम से दोनों कोण बराबर होंगे तो दोनों कोणों को बराबर करने वाले हैं। उपपत्ति, उपपत्ति होगा कैसे, कोण ए बी एम बराबर कोण एम बी सी। ए बी एम ये कोण किसके बराबर है, एम बी सी। तो ये दोनों कितना एक्स, तो जाएगा x इक्वल टू एक्स। ये क्या था, परावर्तन का नियम। परावर्तन के नियम के हिसाब से हो रहा है क्योंकि परावर्तन का नियम समझ चुके हम लोग। फिर ऐसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी परावर्तन का नियम लग रहा है तो ये भी कोण बराबर हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कोण बी सी एन, बी सी एन। ये कोण किसके बराबर होगा, एन सी डी, एन सी डी इसके बराबर होगा। तो ये दोनों कोण बराबर हो रहे हैं, ये भी परावर्तन के नियम से ही आया है। परावर्तन का नियम यहाँ भी लग रहा, परावर्तन का नियम यहाँ भी लग रहा। y इक्वल टू वाई, क्योंकि दोनों कोण y माना गया था। प्रश्न और आसान हो गया अब क्या, क्योंकि हम लोग देखते क्या ना, जब जो चीज बराबर चलती है उसको सेम ले लो। भाई सेम ले लेंगे तो आसान हो जाएगा, वही चीज काहे बार बार लिखिए। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे दोनों को x लिया, यहाँ दोनों को y ले लिया। अब और भी करने वाले हैं क्या, हमें दिया जो पी क्यू समांतर आर एस है भैया, पी क्यू समांतर अगर आर एस है और देख क्या पा रहे हैं, यहाँ पे अभिलंब खींचा गया तो 90 अंश का कोण बनाएगा। तो उसकी बात करते हैं कैसे। चूंकि पी क्यू समांतर आर एस है, पी क्यू समांतर आर एस है तथा बी एम लंब है। बी एम क्या है, लंब है। अगर बी एम लंब है तो यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है, अतः कोण एम बी क्यू इक्वल टू 90 अंश। यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। ऐसे इसी प्रकार कोण एन सी एस इक्वल टू 90। तो ये दोनों कोण 90 के हैं। यहाँ जो कोण बता रहा हूँ इस कोण की बात कर रहा हूँ, इस कोण की बात कर रहा हूँ, दोनों कोण 90 के हैं। और ये अगर इधर वाला भी 90 होगा तो 90 होने की वजह से ये 90 ये 90 दोनों कोण परपेंडिकुलर है। ये कोण यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये कोण यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो देख क्या पा रहे, अगर परपेंडिकुलर होगा इसलिए क्योंकि दोनों कोण 90 अंश का है, तो देख क्या पा रहे भैया, बी एम समांतर सी एन हो जाएगा। कैसे, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर कोण।
एकांतर अंतःकोण, इस एकांतर अंतःकोण का जो नियम लगा रहे हैं वहां से हम लोग का दोनों कोण समान हो रहा है। यहाँ 90 का बन रहा है, इधर भी 90 का बन रहा है। और बताया क्या था, एकांतर अंतःकोण लगता कब है, जब z बनता है। तो ऐसे गया, ये सीधा पहले m से b पे गया, b से c पे आया, c से n पे जा रहा है। दोनों जगह पे 90 अंश का कोण बन रहा है। इस वजह से दोनों कोण बराबर होने की वजह से bm समांतर cn हो गया। अगर ये समांतर हो रहा है तो समांतर होने की कुछ खास बात होती है। अब आते हैं, चूंकि bm समांतर cn है तो x इक्वल टू वाई, देखते कैसे, यहां पे bm है और यहां पे cn है, दोनों समांतर है। क्या बोला, bm cn के समांतर है। अगर bm cn के समांतर है तो यहां से ये कोण, यहां से ये कोण बराबर होंगे, ये भी एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। तो भैया लिखेंगे एकांतर अंतःकोण से। सेम चीज यहाँ यूज हो रहा है। समीकरण 1, अगर x इक्वल टू वाई है, x इक्वल टू वाई है तो दोनों तरफ हम 2 से गुणा करवा देंगे तो क्या हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2y। क्या, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, जब दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देंगे तो 2x इक्वल टू 2y हो गया, क्योंकि x इक्वल टू y था तो 2 से गुणा करवाने पर ये 2x हो गया, 2y हो गया। अब जैसे 2x हुआ तो देख क्या पा रहे हैं, x था तो 2x होगा क्या, 2x होगा क्या, a b c। तो लिखेंगे अतः कोण a b c बराबर 2y होगा, तो ये 2y मिलके हो रहा पूरा 2y, तो क्या हो जाएगा b c d, b c d, b c d ये कोण इस कोण के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, ए बी सी डी ऐसे तो गया है, तो ये कोण भैया इस कोण के तभी बराबर होगा जब ये वाला रेखा इस रेखा के समांतर रहा होगा और BC तिर्यक रेखा रही होगी। क्या बोला, ये दोनों कोण तभी बराबर हो सकते हैं जब ये रेखा इस रेखा के समांतर हो सकता है। एकांतर अंतःकोण का रूल लगता है। यहां से जो हमें सिद्ध करना वो मिल जाएगा। अतः AB समांतर CD, AB समांतर CD क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हो गए तो एकांतर अंतःकोण का नियम होता है, तो वो रेखाएं समांतर हो जाते हैं जिनके द्वारा कोण बन रहा है। तो इस हिसाब से दोनों रेखाएं समांतर हो गई, जो सिद्ध करना था। यह प्रश्न इतना सा था। अगर आप YouTube पे देखेंगे तो आपको ढेर सारे लेक्चर, ढेर सारे वीडियो मिलेंगे, लेकिन होगा क्या, वो लोग सोल्यूशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, सोल्यूशन कैसे गया है। सोल्यूशन इसमें ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है, ज्यादा ध्यान तो हमें ये टॉपिक पे देना है कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि यही मेन है कि इसको हम लोग प्रावर्तन का नियम कैसे लगा पा रहे हैं, ये समझ में आएगा। बाकी हम लोग एकांतर अंतःकोण का 3 बार यूज करके तो ले आए आंसर, तो आंसर छोटा हो जाएगा और छोटे में बताया भी गया है। बस इतना सा ध्यान रखना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।